प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मैं कल जो है आपको लेसन पढ़ाया कि सरकारी आयोग क्या है, इसके बारे में चर्चा की कि सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं उनको सिफारिश देने की कोशिश की गई और ये भी कहा गया कि राज्य को जो है अधिक से अधिक वित्तीय सहायता दी जाए और 1983 में इसका जो है स्थापना की गई और 1988 में जो सिफारिश की गई वो सिफारिशों के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी कि कौन कौन सी सिफारिश इसमें रखी गई। इसके बाद मैंने आपको कल पढ़ाया कि संघीय जो है शासन प्रणाली में कौन कौन से दोष हैं, तो उन दोषों के बारे में भी मैंने आपको चर्चा की। फिर 8 पॉइंटों के बारे में आपको बताया गया कि कौन कौन से दोष हैं और दोषों के बारे में भी चर्चा की। इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि संघीय शासन व्यवस्था में दोष है, दोष के साथ साथ जो है कुछ गुण भी हैं, उन गुणों के बारे में मैं आपको जो है आज इस लेसन में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से गुण हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ाई। उसके बाद मैंने उनके दोष पढ़ाए, इनमें गुण जो हैं कौन कौन से हैं, उन गुणों के बारे में चर्चा मैं आज इस लेसन में करूँगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया गया था कि इसकी विशेषताएं, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दूसरा इसमें दोष जो मैंने आपको पढ़ाया और आज मैं आपको इस लेसन में पढ़ाऊंगा कि गुण कि संघीय शासन प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए संघीय शासन प्रणाली जो है में दोष होने के बावजूद कुछ गुण भी पाए जाते हैं और संघीय शासन प्रणाली जो है वो बड़े देशों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली जो है सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। इस प्रकार संघीय शासन प्रणाली के गुणों को हमें सविस्तार से इस प्रकार समझाएंगे कि कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहला गुण है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है या भावना प्रबल होती है। सभी लोग राष्ट्रीय एकता में जुट जाते हैं और राष्ट्रीय भावनाओं में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है क्योंकि कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। इसलिए तो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। ये एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। ये जो शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता में की भावना बढ़ती है, लोगों में इच्छा प्रबल होती है और राष्ट्रीय भावनाएं जो है मजबूत होती हैं। लोगों में राष्ट्रीय के प्रति जो है झुकाव ज़्यादा होता है, प्रेम की भावना बढ़ती है, भाईचारे की भावना बढ़ती है और राज्य मिलकर एक संघ का जो है निर्माण करते हैं क्योंकि एक एक राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय संघों का देश है, संघों का राज्य है, संघों का जो देश के नाम से जाना जाता है, समूह का जो संघ के समूह बनकर के इसका निर्माण हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय एकता में इसकी वृद्धि होती है और ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रणाली मानी जाती है। तो इसलिए पहला हो गया राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। दूसरा है निर्मल और छोटे राज्यों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। ये शासन प्रणाली व्यवस्था निर्मल और छोटे छोटे राज्यों के लिए भी उपयुक्त है, छोटे छोटे राज्यों के लिए भी इसको अपनाया जा सकता है। तीसरी जो इसमें गुण है स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन। इस शासन प्रणाली में क्या होता है कि स्थानीय शासन को भी महत्व दिया गया है, स्थानीय शासन को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए जो ये कहते हैं कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है और जहाँ संघीय शासन प्रणाली में जो शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है वहाँ पे संघ सूची अलग होती है, राज्य सूची अलग होती है, सहमति सूची अलग होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ अलग होती हैं और उन शक्तियों को भी अलग अलग बांटा गया है। इसलिए मैंने आपको निर्बल और छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त पाने के बाद जो स्थानीय शासन को भी महत्व दिया गया है। इसलिए इस शासन व्यवस्था में संस्थाओं के विकास पर बल दिया जाता है। इसलिए स्थानीय संस्थाओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इससे संघीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है कि शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है। इसलिए स्थानीय शासन को भी अपनी शक्तियाँ दे दी गई। तो स्थानीय शासन क्या अपनी इच्छा के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार, उस राज्य की कंडीशन के अनुसार दे करके उसमें शासन प्रणाली को अपनाया जाता है और फिर शासन किया जाता है। तो ये सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। ये सबसे अच्छी प्रणाली की विशेषता मानी जाती है कि राज्यों के साथ स्थानीय सरकार को भी अधिकार दे दिया गया कि आप अपने नागरिकों के हिसाब से, अपनी परिस्थिति या उनकी कंडीशन के हिसाब से, आर्थिक और सामाजिक के हिसाब ध्यान में रख करके जो है आप कानून बनाएं और उनकी जो है सुरक्षा करें या उनके आर्थिक सामाजिक व्यवस्था करें। इस प्रकार इसमें नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है तथा स्थानीय संस्थाओं का विकास भी
होता है वो बहुत ही अच्छी प्रणाली मानी जाती है। संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो सबसे अच्छी जो गुण माना जाता है, क्योंकि स्थानीय संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता है और स्थानीय संस्था के जो पब्लिक है या नागरिक है वो भी राजनीति के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है या राजनीति शिक्षा प्राप्त होती है। चौथा है कि शक्ति पत्रिका के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है, इसमें बताया गया है। शक्ति पत्रिका जो है व्यवहारिक रूप है, इस शासन प्रणाली व्यवस्था में शक्ति पत्रिका का सिद्धांत अपनाया जाता है। और शक्ति पत्रिका क्योंकि शासन की शक्तियों का विभाजन संघ सरकार और उसकी इकाइयां अथवा राज्य की सरकारों में होता है, इससे संघर्ष जो कि भावना कम होती है। इसमें बताया गया है कि शक्ति पत्रिका के सिद्धांत में क्या है कि शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है और इसी यहाँ पे शक्ति पत्रिका का सिद्धांत माना जाता है। पांचवा पॉइंट है कि निरंकुशता का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या है कि शक्तियाँ बटी हुई होती हैं तो यहाँ पे निरंकुशता कम देखने को मिलती है। इस शासन व्यवस्था में संविधान लिखित और कठोर होता है और इसमें नागरिकता तथा सरकारी कार्य क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या होती है। इसलिए राज्य अथवा सरकार अपने क्षेत्र की सीमाओं में रह करके हट करके कार्य नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। जो शक्तियां बांटी गई हैं, संघ सूची में शक्तियां बांटी गई है तो केंद्र कार्य करेगा, राज्य सूची में जो शक्तियां बांटी गई है राज्य सरकार कार्य करेगी, और समवर्ती सूची में जो बांटी गई है कौन कौन सी सरकार कार्य करेगी। इसका तात्पर्य हो गया कि जो सरकारें जो चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, वो अपने अपने सीमा में रह करके कार्य करते हैं। तो यहाँ पे निरंकुशता का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर निरंकुशता समाप्त हो जाती है। इसके बाद विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया जाता है। जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में सभी इकाइयाँ परस्पर सहयोग से कार्य करती हैं। ये इकाइयाँ जो है आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र रहती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी संघ सरकार की सर्वप्रिय रहती हैं। इस प्रकार शासन में विश्व के सभी राष्ट्रों से राज्य का संबंध स्थापित होता है कि यहाँ पे सारे राज्य जो है मिलकर कार्य करते हैं। आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार जो है बाहरी क्षेत्र में कार्य भी करती है और आंतरिक क्षेत्र में भी कार्य करती है, और जो राज्य है वो आंतरिक क्षेत्र में कार्य करता है। इसका मतलब होता है विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया जाता है, पूरे देश के बारे में सोचा जाता है। अतः विश्व बंधुत्व की भावना इस प्रणाली की विशेषता है। वस्तुतः इस व्यवस्था से विश्व के राज्य में पारस्परिक सहयोग की भावना का उदय होता है। इसलिए यहाँ पे एक गुण, छठा गुण बताया जाता है कि संघीय शासन प्रणाली में छठा गुण है विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण या बल मिलता है या निर्माण होता है। तो निष्कर्ष से कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली की विशेषता बहुत अधिक देखने को मिलती है और भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। यह शासन प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए, मैंने आपको जो लेसन पढ़ाया है, इस लेसन में आपको पॉइंट बताए हैं, 7 पॉइंट, जो 6 पॉइंट वो आपको बताए हैं कि संघीय शासन प्रणाली में गुण कौन कौन से हैं। तो संघीय शासन प्रणाली के गुणों के बारे में चर्चा की गई।